Friends, myself, Dr. R. Sharma, PhD in Yoga Science. मेरा बोलने का टॉपिक है ओनली वन प्लेटफॉर्म, किसान मूवमेंट एंड अवेकनिंग थ्रू द इनर साइंस टू चेंज द सिस्टम्स ऑफ द कंट्री। एक ही प्लेटफॉर्म होगा किसानों के आंदोलन के नाम से, और सब उसमें होंगे, सारा हिंदुस्तान उसमें होगा, हिंदुस्तान के सभी नागरिक उसमें होंगे, सिर्फ दो कैटेगरीज को छोड़कर। एक तो कॉरपोरेट्स और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स, जिन्होंने 99% जनता का खून चूसा है 70 साल से भी ज्यादा साल तक। ये नहीं होंगे इसमें, बाकी सब होंगे। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इनर साइंस से लोगों को जगाया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, ताकि देश के सिस्टम्स चेंज किए जा सकें, बदले जा सकें। मेरा आज का जो पॉइंट है बोलने का, वो है माई सेल्फ इनर एक्सपीरियंस इन द रिसर्च ऑफ द इनर साइंस अप टू द PhD इन योगा साइंस। फ्रेंड्स, 1962 में ग्रेजुएशन करने के बाद मैं पंजाब के फाजिलका में DAV हायर सेकेंडरी स्कूल में अनट्रेन्ड इंग्लिश टीचर लग गया। कुछ दिनों के बाद मुझे स्कूल की लाइब्रेरी का चार्ज लेने के लिए कह दिया गया, और जब मैं लाइब्रेरी का चार्ज ले रहा था तो एक पुस्तक, एक किताब मेरे हाथ में आई, जो थी पतंजलि का योग शास्त्र। उसको देखते ही मेरे दिमाग में गूंजने लगा कि मेरे बाबा ने कहा था, बेटा अगर तुम्हें कहीं से किसी सवाल का जवाब ना मिले तो ऋषि पतंजलि के योग शास्त्र को देखना, वहां जवाब मिलेंगे। मैंने उस किताब को अलग रख लिया और चार्ज ले लिया। कुछ दिनों के बाद गर्मियों की 2 महीनों की छुट्टियां हो गई, और मैं उस किताब को लेकर राजस्थान में अलवर जिले में अपने राजसाना गांव में अपने माँ बाप के पास चला गया। वहां पर मैंने सरसरी नजर से पतंजलि के योग शास्त्र को देखा। फिर मैंने इसको बार बार गहराई से पढ़ा और समझने की कोशिश की। फिर मैंने लिख करके इसे समझने की कोशिश की, पर मुझे समझ नहीं लग रही थी। हाँ, एक चीज साफ थी जो मुझे महसूस हो रही थी कि मेरे सवालों के जवाब इसमें से हैं, पर मुझे समझ नहीं लग रही। तो छुट्टियां खत्म हो गई, मैं आ गया फाजिलका, स्कूल में मैं जाने लग गया। वहां पर मुझे उस वक्त एक प्रवृत्ति जागी अंदर कि जो सभी धर्म है ना, उनके मूल ग्रंथ, सभी प्रकार के जो अध्यात्म है ना, उनके मूल ग्रंथ पढ़ने चाहिए, शायद वहां से कोई चीज मिल जाए। और मुझे किसी के जरिए यह पता लगा कि फाजिलका के साधु आश्रम में एक बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है, जिसमें हर तरह की किताबें रखी हुई हैं। मैं वहां गया, मैं वहां मिला और लाइब्रेरी में गया। मैं देख के हैरान हो गया। वहां पर तो ओरिजिनल सभी धर्मों के ग्रंथ थे, वेद, उपनिषद, पुराण सब थे, कुरान, बाइबल, हर सब चीज वहां रखी हुई थी। वहां अध्यात्म के सारे ग्रंथ थे। वहां पर तो अंतर यात्रा के, अंतर ज्ञान के, आत्म बल के, मनोबल के सारे ग्रंथ थे।
और वहां पर प्राचीन हिंदुस्तान की के योग विज्ञान के ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, सामुद्रिक शास्त्र ग्रंथ रखे हुए थे वहां ओरिजिनल। यही नहीं, अरे वहां पर तो अडियार लाइब्रेरी थी मद्रास में, उसमें एक रिसर्च सोसाइटी थी, उसने बहुत रिसर्च की, उस रिसर्च सोसाइटी के सारे ग्रंथ रखे हुए थे जो उन्होंने रिसर्च की थी। और यही नहीं, इंग्लैंड में एक साइकिक रिसर्च सोसाइटी थी, उनके रिसर्च की वहां किताबें पढ़ी थी। दुनिया भर की सभी चीजें वहां पढ़ी थी जो अंदर से ताल्लुक रखती थी। मुझे इंचार्ज ने कहा तुम ये पढ़ना चाहते हो तो तुम एक काम करो, तुम यहाँ के मेंबर बन जाओ 5 रुपए देकर। मैं 5 रुपए दिए और मेंबर बन गया, और मैं मेंबर बन के 3 किताबें एट ए टाइम ले सकता था, वो पढ़ के वापस करके फिर 3 ले सकता था। ये सिलसिला वहां शुरू कर दिया मैंने 1962 में। उस लाइब्रेरी को देखकर अब भी मैं इस अवस्था में भी मैं कह रहा हूं, मैं हैरान था जो वहां बनी हुई थी जो लाइब्रेरी। ऐसी लाइब्रेरी जो अंदर के इतने ज्ञान से भरी हो, ऐसी किसी यूनिवर्सिटी में भी नहीं देखी। वर्ल्ड फेम का रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट योग का जो है, उसकी लाइब्रेरी में भी ऐसी चीजें मैंने नहीं देखी। वो इंफॉर्मेशन के लिए मंगाते हैं, अंदर वो खुद गए हुए नहीं, इसलिए यहां पर वही किताबें थी जो जानता हो अंदर की सभी चीजें। और मुझे यकीन है कि हिमालय के 15,000 फुट की ऊंचाई के ऊपर जो ज्ञान प्रदेश है, ज्ञानगंज जिसे कहते हैं, वहां इनर साइंटिस्ट की जो ग्रेट पार्लियामेंट है, महासंसद जिसका नाम है, और उसका हेडक्वार्टर कैलाश पर्वत के पास तिब्बत की तरफ है। वहां 2 यूनिवर्सिटीज थी, एक योग विज्ञान की यूनिवर्सिटी और दूसरी थी वहां पर प्रकृति विज्ञान की यूनिवर्सिटी। 5 साल के बच्चे का ओरा टेस्ट करके कि हम इसे वहां पहुंचा सकते हैं, और इसे पता लग जाता है, उसको टेस्ट करके लेते थे, 20 साल तक ट्रेन करके फिर भेजते थे, जब वो अपने आप पर पूरी तरह अंदर इनर कैबिनेट के ऊपर, मन बुद्धि अहंकार चित्त के ऊपर उनका कंट्रोल हो जाता था। जरूर वहां से ही कोई आदमी यहां बैठा आके बैठा होगा, नहीं तो इतनी चीजें नहीं, और ऐसी चीजें नहीं मंगा सकता, एग्जैक्ट ऐसी चीजें नहीं मंगा सकता। तो 1964 तक फाजिल्का में जो बचपन से चली आ रही थी वो मेरी ध्यान साधना चलती रही, और ये जो सिलसिला यहां शुरू 1962 पर हुआ था, ये 64 तक ये चलता रहा। मैं 3 किताबें ग्रंथ बदलता रहता था, वापस कर जाता, दूसरे ले लेता। और 1964 में मेरी अपॉइंटमेंट पंजाब गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में अनट्रेन लैंग्वेज टीचर, इंग्लिश टीचर, इंग्लिश संस्कृत टीचर के तौर पर हो गई। फाजिल्का में मैंने क्या किया, जो काम शुरू किया था वो वेदों से शुरू किया, और वेदों से जब मैंने वो शुरू किया तो मुझे देखा गया यहां तो कोई भी किताब सब संस्कृत में लिखी पड़ी है। और फिर मेरे बाबा का मुझे वो शब्द याद आए, गूंजने लगे कि तू संस्कृत के एमए करना, तब समझ सकेगा, नहीं तो ये समझने लगेंगी। तो मैंने सोचा कि ये जो मुझे कहा गया था वो बिल्कुल ठीक कहा गया था। और दूसरे, अगर मैं ये इनको पढ़ भी लूं तो ग्रेजुएट तो मैं अब भी हूं संस्कृत में, अगर पढ़ भी लूं तो भी लोग कहेंगे तू झूठ बोल रहा है, तू संस्कृत जानता नहीं। तो उनका मुंह बंद करने के लिए बेटर है संस्कृत की एमए भी कर लो। तो मैंने इंग्लिश मीडियम के अंदर संस्कृत की एमए शुरू कर दी। बाद में यूनिवर्सिटी से एमए करके साथ में स्पेशलाइजेशन योग में कर लिया। और जब मैं मुक्तसर के अंदर 1964 में था तो वो पुरानी चीज मेरी चलती रही, जो मेरी साधना थी ध्यान की, रूटीन वर्क में। और वही जो अध्ययन था, 3 किताबें ग्रंथ ला करके पढ़ना, वापस कर देना, वो चलता रहा।
1967 तक, यानी कि 6 साल तक लगातार मैं इसमें डूबा रहा, दिन रात 24 घंटे, सिर्फ एक नींद का थोड़ा सा टाइम 5 घंटे निकालकर। यहाँ की ड्यूटी पर भी जाता था तो वहां भी मुझे बहुत टाइम मिल जाता था और मैं अकेला था, टाइम ही टाइम था मेरे पास। 6 साल में इसमें डूबा रहा। 6 साल के बाद इन किताबों से मैं बाहर निकला। 6 साल के बाद अब जो कुछ मैंने देखा, पढ़ा, वो बहुत ज्यादा है। शायद इसीलिए मुझे तैयार किया गया। तो उनमें से कुछ मुख्य थोड़ी सी मैं हिंट देता हूं, वो कौन सी थी? 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ईसाइयों का बाइबल जो हिब्रू में है, ट्रांसलेशन पढ़ी इसकी, कुरान मुस्लिम का जो अरबी में है, ट्रांसलेशन पढ़ी इसकी, और सिख में गुरु ग्रंथ साहब। मैंने इनको देखा, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी तो मैं डायरेक्ट पढ़ सकता था। इसके अलावा अगर कोई लैंग्वेज थी तो वो आमतौर पर इंग्लिश में मिलती थी, उसे मैं इंग्लिश में देख लेता था। मैंने देखा कि ये सारे ही जितने मूल ग्रंथ हैं धर्म के और जो ग्रंथ हैं अध्यात्म के, इन सब में एक चीज कॉमन है। एक चीज इन सब में कॉमन है। क्या है? अच्छा काम करो, अच्छे बनो और अच्छे बनो, अच्छे से अच्छे बनो, भलाई करो, मिलजुल कर रहो, एक दूसरे की सहायता करो, अपनी कोई भी ड्यूटी है उसको पूरी तरह दो। और ये सभी बात करते थे आत्मा की, परमात्मा की, प्रकृति की, और इस ह्यूमन लाइफ की जो बहुत कीमती है, ये कहकर के इससे कीमती और कुछ भी नहीं। और ये सभी बातें करते थे, भावना को शुद्ध रखो, विचार को शुद्ध रखो, कर्म को शुद्ध रखो, सर्वत्र के भले पर चलाते। तो मैंने देखा कि ये तो सबके अंदर ही, चाहे हिंदुस्तान में लिखे गए, चाहे अरबियन कंट्री में लिखे गए, चाहे वेस्टर्न साइड में लिखे गए, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे, लेकिन ये जो निकली है नजर की, ये तो सारी कॉमन है। और अब मैं इस अवस्था में हूं कि मैं ये बता सकूं कि किससे ये निकली, किनके लिए निकली, क्यों निकली, कैसे निकली। बहुत संक्षेप शब्द में मैं ये समझा सकता हूं, पर इसके लिए हमें इस सृष्टि को सार रूप में समझना होगा। हम देखते हैं कि यहां जो क्रिएशन है उसमें दो रिल्म जो हैं, रिल्म्स दो हैं, दो धाराएं, एक जड़ है और एक चेतन है। ये नजर आ रही हैं, झलक रही हैं। ये जो डेड चीजें जितनी भी हैं ना, जो मैटर डेड, उन सब का कंप्लीट रूप प्रकृति है, इटरनल, ऑल परवेडिंग, यूनिवर्सल मदर नेचर। इन सब का कंप्लीट रूप, सदा रहने वाली, सब जगह है, सब जगह उसके नियम चलते हैं। वो प्रकृति मां की तरह वो पाल रही है। मेरे जो शब्द निकल रहे हैं ना, उन पर ध्यान देना। मां, प्रकृति मां से ज्यादा कोई ध्यान नहीं रख सकता। यही सारे काम करती है। इसमें नेगेटिव यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, पॉजिटिव यूनिवर्सल प्रिंसिपल चल रहे हैं, इसमें बह रहे हैं, और कर्मों के मुताबिक वो लागू भी हो रहे हैं।
डेड डेड चीज से टकराती है तो एक्शन होता है, इस वजह से रिएक्शन भी होगा, चेंजेस आएंगे। आदमी जब करता है तो वो भी एक्शन से रिएक्शन कर्मों में होता है और वो चीजें आएंगी सामने। तो इस तरह नेगेटिव पॉजिटिव प्रिंसिपल्स के मुताबिक ये सारी चीजें चल रही हैं और लागू भी वो कर्मों के मुताबिक हो रही हैं। कर्मों के मुताबिक, चाहे वो डेड कर रहा है कर्म, चाहे दूसरी चीज कर रही है, कर्मों के मुताबिक लागू हो रही सब चीज। और दूसरी तरफ क्या है, प्रकृति में तो एक चीज मत भूलना, सब काम प्रकृति ही करती है, परमात्मा नहीं करता। सब काम प्रकृति ही करती है, प्रकृति में ही सब रास्ते हैं और प्रकृति में ही जो जहां खड़ा है वहां से परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता भी प्रकृति में ही है। अब दूसरी तरफ आ जाओ, दूसरे रील में चेतना के कितने यूनिट्स हैं? अमीबा है, इंसेक्ट्स है, फिश है, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, बंदर है, बंदा, आदमी आ गया, फिर ह्यूमन बीइंग, यहां तक पहुंच गए हैं ह्यूमन बीइंग। तो ये यूनिट्स हैं और सारी जो यूनिट्स हैं, ये जो चेतना के इनका कंप्लीट जो रूप है ना, वो परम आत्मा है। ये आत्मा है, वो परम आत्मा है का इनकी ही कंप्लीटनेस है। एक अवस्था है, वो एक अवस्था है, वो बस निराकार होती है वो अवस्था। प्रकृति भी निराकार बनता है, दोनों यूनिवर्सल। और जो वो परमात्मा जिसको कंप्लीट कॉन्शियसनेस है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस कहते हैं ना, वो हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य है। बाकी जीव तो नहीं समझ सकते, आदमी तो समझ सकते, हमारा लक्ष्य है। हमने अपने कंप्लीटनेस पर पहुंचना है। वी हैव टू डेवलप आवर लिमिटेड इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस टू इट्स कंप्लीटनेस। वो कंप्लीटनेस है, उसी का नाम परमात्मा है, हमारी ही कंप्लीटनेस है और प्रकृति में उसका रास्ता है। तो वो हमारा लक्ष्य भी है। और देखिए, मेरी एक कुर्सी है, तो कुर्सी सुपीरियर है, मैं सुपीरियर हूं। अरबी कुर्सी मुझे नहीं कह सकती तुम मुझ पर बैठ जाओ, तुम उठ जाओ, तुम मत बैठो। ये मेरी मर्जी, में बैठूं ना बैठूं या उठा के फेंक दूं, ये मेरी मर्जी। वो डेड है, वो चेतना के लिए है। हर डेड चीज चेतना के लिए है। मैं उससे सुपीरियर हूं, मेरे लिए है, मैं उसके लिए नहीं, वो मेरे लिए है। जब वो मैं सुपीरियर हूं, मेरे लिए है, तो मैं कंप्लीट कॉन्शियसनेस का एक यूनिट हूं, छोटा सा। और ये एक छोटा सा यूनिट है पूरी प्रकृति का। जब कंप्लीटनेस का एक छोटा सा उस प्रकृति के छोटे से यूनिट से सुपीरियर हूं, तो मेरी कंप्लीटनेस इसके कंप्लीटनेस प्रकृति से सुपीरियर होगी। इसीलिए, क्योंकि चेतना है उसमें, इसीलिए परमात्मा सुपीरियर प्रकृति से मानना है। रास्ते सारे प्रकृति में, लेकिन सुपीरियर परमात्मा मानना है इज्जत देने के लिए। उसी तरह जिस तरह हमारा जो हेड है ना देश का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो प्रेसिडेंट को हेड उसे मानते हैं, काम तो करता ही नहीं, वो कुछ बैठाया हुआ है, इज्जत दी हुई है, काम तो सारे प्राइम मिनिस्टर करता है। तो इसी तरह परमात्मा है, विटनेस है, वो इनडिफरेंट विटनेस है सब चीज का, इनडिफरेंट जज है वो। लेकिन बस देख रहा है, जो फैल गया, फैला दिया गया, फैल गया प्रकृति के अंदर उसे। और प्रकृति ही करती है सारे काम, करती प्रकृति है। नाम उसका लगता है, कि हेड का नाम लगता है। प्राइम मिनिस्टर करेगा तो भी परमात्मा का ही नाम लगेगा, तो भी परमात्मा का ही नाम लगेगा। तो हेड है, प्रकृति ही करती है सब कुछ। प्रकृति में सब कुछ करती है, प्रकृति में सब रास्ते हैं, प्रकृति में ही हम जहां खड़े हैं वहां से अपनी कंप्लीटनेस, जिसे परमात्मा नाम दिया है, वहां पहुंचने का रास्ता भी इसी में है। अब देखिए, सारी सृष्टि जो है, इसमें जो क्रिएशन है अब तक वर्ल्डली लेवल पर, इसमें सबसे सुपीरियर आदमी है, ह्यूमन बीइंग है। तो हमने एक सृष्टि की ये चीजें देखी, अब इसमें से ह्यूमन बीइंग को देख लेते हैं, जो ये सबसे सुपीरियर है।
देखो भाई, ह्यूमन बीइंग जो है इसमें डिफरेंस ये है बाकियों से, जीवों से, कि इसमें इंटेलेक्ट है। बाकियों में इंटेलेक्ट सोई पड़ी है, इसमें जागी है, यानी जागी है, इसमें है तो सब में ही, इसमें जागी हुई है इंटेलेक्ट। और ये इसलिए दी गई है जगा करके क्या इंडिपेंडेंटली ये अपने फैसले ले सके, क्योंकि देख सकता है, आत्मा भी है, उससे जुड़ा रहे, देखे और डिसीजन ले चले और अपने पूरा विकास करे, पूरे आनंद में पहुंच जाए। इसलिए दी थी ये आदमी को, इसलिए दी थी ये, ताकि ये इंडिपेंडेंटली अपना विकास कर सके। अब ये जो है आदमी का बॉडी, देखो ये कैसी है, बाकी बॉडियों से भी कितना डिफरेंस है इसमें, कितनी कीमती। देखो ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, ये माइन्यूट यूनिवर्स है, छोटा ब्रह्मांड है, बाहर का सारा ब्रह्मांड इसमें झलक रहा है। बाहर के ब्रह्मांड में तो हम हजारों साल तक चलते रहे इलेक्ट्रिक स्पीड से तो भी नहीं पहुंच सकते, और इसमें जो झलक रहा है इसमें प्रवेश करके सारा कुछ देख लो ना, वो तो कर सकते हैं। ये एक जिंदा लिविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन है, जिसमें से सारी मशीनें निकली हैं। ये आंख थी, इसको हमने कैमरे के रूप में निकाल के बाहर रख दिया। ये ब्रेन था, इसको कंप्यूटर के रूप में निकाल के बाहर, और फ्यूचर में भी जितनी चीज आएंगी इसी से निकलेंगी, और ये ही मशीन सभी मशीनों का काम कर सकती है। और मैंने भी यही लिख के दिया था 67 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड को, our human body is a living electromagnetic machine and yoga is a scientific system by which yogins having contacts with finer media can know everything, do everything sitting at one place. ये वायरलेस सिस्टम हमारे अंदर इसमें है, सोया पड़ा है, उसको हम जगा भी सकते हैं। एक सबसे बड़ी चीज ये भी आदमी के पास है, ये जगा सकते हैं उसे। अब ये जो ह्यूमन बॉडी है इसके अंदर क्या क्या है, क्योंकि ये सबसे कीमती है तो समझना पड़ेगा, नहीं तो हम कुछ भी नहीं समझ सकेंगे जो ग्रंथ में लिखा है। अरे भाई, ये फिजिकल बॉडी है, बाहर से सिस्टम भी इसी में आ गए, लेकिन इसके अंदर एक इनर कैबिनेट भी है जो फैसला करती है। हम तो ओबे कर रहे हैं उसे, जैसे गवर्नमेंट की कैबिनेट को ओबे कर रहे हैं, चपड़ा से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक हम भी ओबे कर रहे हैं। वो कौन सी है? साइकी, उसे साइकी कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी, पंजाबी, संस्कृत के अंदर उसको अंतःकरण कहेंगे। और उसमें 4 चीजें आती है इस अंतःकरण में, साइकी में, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ये 4 चीजें इसमें हैं। और क्या है इनके अंदर? एक और चीज है, वो है आत्मा, इनर कॉन्शियस, जमीर, अंदर का गुरु, जिसका वाही गुरु कंप्लीट कॉन्शियसनेस से सीधा संबंध है, वो है उसके अंदर। वो इंडिफरेंट विटनेस है, इंडिफरेंट जज है, यानी परमात्मा की सारी क्वालिटी उसके अंदर है और अलग रहे है, यूनिवर्सल लेवल में रहता है, सर्वत के भरे पर चल, उससे होता ही सर्वत का भला है, और डायरेक्शन उसकी हरदम ही कंप्लीट कॉन्शियसनेस परमात्मा की ओर होती है। और मिसगाइड वो करता नहीं, किसी को कोई पूछे ठीक ही बताएगा, उससे पूछ के कोई करे, आपे गुरु आपे चेला, उससे पूछो, चल पड़ो, कोई गलती नहीं होगी। तो ये 4 चीजें भी आ गई, कितना कीमती है। अब अंदर जो साइकी है उसका एक इनर मैकेनिज्म है, आंतरिक प्रक्रिया है एक, जो सब कुछ करा रही है। उसके मुताबिक हमारे कर्म के वर्ग बने हैं, कैटेगरीज बनी है कर्म की, काम करने की प्रकार की। वो देखिए, अंदर जो अहंकार है, मन है, ये नेगेटिवली चलते हैं और दोनों आपस में मिले हुए हैं, दोस्त हैं, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं नेगेटिवली। तो एक तो ये इन पर चलेगा तो राक्षस बनेगा, राक्षस वृत्ति आ जाएगी, गलत काम करेगा, जैसे मोदी कर रहा है। और दूसरा जो है इंटेलेक्ट है, अगर इनसे नहीं मिली हुई, वो अलग है, तो वो वर्ल्डली लेवल पर ठीक काम करेगी। उसमें लाइट इतनी है कि वर्ल्डली लेवल पर ठीक काम करे, वो अपने अंदर नहीं जा सकती, वो वर्ल्डली लेवल पर ठीक काम करेगी।
कभी गलती हो गई, कभी ठीक हो गया, ऐसा भी होगा क्योंकि कमजोर है ये। अगर अलग इनसे रही तो ठीक करेगी, अगर मिल गई अहंकार या मन से थोड़ी बहुत भी तो उतनी गलतियां हो जाएंगी। तो ये गलत ठीक और गलत, सुख और दुख इनमें घूमती रहती। लेकिन ये उनसे बेटर है, सात्विक है और आत्मा के सबसे नजदीक है। पहली लाइट आत्मा की इसी पर पड़ती है। इसको बस थोड़ा सा इसका झुकाव इधर रखो जमीर की ओर, तो कोई गलती नहीं होगी। तो ये वर्ल्डली लेवल है। और तीसरा ये है आत्मा। जो आत्मा है वो तो यूनिवर्सल लेवल में जीती है, सर्वत्र के भले पर चलती है, डायरेक्शन कंप्लीट कॉन्शियसनेस पर महात्मा की हरदम रहती है, मिसगाइड करती नहीं वो, पर इंडिफरेंट विटनेस है, साक्षी है, पर पक्षपात नहीं करता, हिस्सा नहीं लेता किसी साइड का। इंडिफरेंट जज है वो, निष्पक्ष जज है वो। तो उसमें जो बहेगा कि नहीं, वो रास्ता और है, वो कर्म। ये तीन तरह के कर्म हो गए। अब है आदमी और दूसरे जो जीव हैं, उनमें क्या डिफरेंस है खास। बाकी सभी जीवों में एक आदमी को ले लो, ह्यूमन बीइंग को ले लो भाई, दूसरे जीव है ना, उनमें इंटेलेक्ट जागी नहीं है, इसलिए वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं और प्रकृति मां ही उन्हें चला रही है, और वो बच्चों की तरह, मां की तरह उससे जुड़े हुए हैं, और इंस्टिंक्टिवली वो वही करते हैं जो प्रकृति करा रही है। अगर खाने की चीज भी आ गई तो वो पशु पक्षी उतना ही खाएंगे, पेट भर जाए, उससे ज्यादा नहीं। हम ज्यादा खाएंगे और हम तो ये भी सोचेंगे इसे संभाल के रखो, बाद में खाएंगे, और चीजों को स्टोर कर लो, महंगी बेचेंगे। वो नहीं, वो प्रकृति के मुताबिक चलते हैं, पर उसकी ये जागी नहीं है इंटेलेक्ट। और आदमी में जागी है और इसलिए जगाई गई थी कि इंडिपेंडेंटली ये देख सके, चल सके, ठीक डायरेक्शन इसके अंदर, इसकी आत्मा है, उससे डायरेक्शन ले ले और चलता रहे। कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट प्योरिफिकेशन, कंप्लीट कॉन्शियसनेस और कंप्लीट ब्लिस, पीस ऑफ माइंड की ओर चला जाए, इसलिए दी थी मुझे। पर आदमी शैतान निकला, इसने इस इंटेलेक्ट को एक कनिंग वकील की तरह बेच दिया, अहंकार और मन को। और ये वकील कहता है तू जो गलत काम करता है, चाहे मार दे किसी को, मैं किसी को और को फांसी चढ़वा दूंगा, तू चिंता ना कर। और ज्यादा जब ये ज्यादा इंटेलेक्ट मिल गई उनके साथ, तो ज्यादा पाप होने लग गए। अब आप देखिए कि आदमी जो है उसने बॉर्डर बना लिए, हदें बना दी, बाढ़ लगा दी, बीच में दीवारें खींच ली, अपनी रक्षा के लिए मिलिट्री ले ली, पुलिस ले ली, अपने इलाज के लिए अस्पताल बनवा दिए, अपनी शिक्षा के लिए स्कूल खोल दिए, और सब कुछ करता जा रहा है। और आसमान में पक्षी की तरह हवाई जहाज में उड़ रहा है, और पानी के अंदर मछली की तरह जहाजों में तैर रहा है, और सभी जीवों के का ये सरदार है, सभी जीवों का ये राजा है। फिर भी ये दुखी है। वो दुखी नहीं है, ये दुखी है। फिर भी ये दुखी है सिर्फ इसलिए कि इंटेलेक्ट जो थी उसको इसने लगा दिया मन और अहंकार के पीछे, सिर्फ इसलिए ये सबसे ज्यादा दुखी है। अब एक चीज और समझने वाली है, फिर ये ग्रंथ को समझ लगेंगे, वैसे नहीं लगेंगे, इनकी अवस्थाएं नहीं समझ लगेंगी। वो ये है कि कर्म जो है उनकी तीन कैटेगरी है में, इसके मुताबिक जिंदगी जीने की भी कैटेगरी है। अब एक जो है अहंकार मन के पीछे लग के, वो तो राक्षसी वृत्ति की है, वो तो नेगेटिव, उसे एक बार छोड़ दो। अब बच गई दो जो पॉजिटिव है। अब उन दोनों को देखते हैं। एक तो पॉजिटिव वो है जो आत्मा के पीछे, जमीर के पीछे, अंदर के गुरु के पीछे लगकर आपे गुरु आपे चेला के मुताबिक चलती जा रही है। कंप्लीट प्योरिफिकेशन, कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट कॉन्शियसनेस, कंप्लीट पीस ऑफ माइंड की ओर। और ये बह रहे हैं, चल नहीं रहे, तैर नहीं रहे, ये बह रहे हैं इसमें, और ये भक्ति से बह रहे हैं। जब प्योर भक्ति आती है, जिसे आम भक्ति कहते हैं, वो नहीं जो आप लोग भक्ति
प्योर भक्ति होती है तो उसका एक सिम्टम ये है कि ईगो जो है ना, ये सरेंडर हो जाता है इसका अपने आप ही, और फिर वो बहने लगता है आदमी, क्योंकि ईगो ही रोकती है, वो रोक देती नहीं तो ये सुख में आनंद में बहता रहता है। ये लोग जो है जमीर से चलते हैं, आपे गुरूर आपे चेला के मुताबिक चलते हैं, कंप्लीट यूनिवर्सल लेवल पर जीते हैं, सर्वत्र का भला इनसे होता है, कंप्लीटनेस की, आनंद की ओर, कंप्लीट सुख की ओर, कंप्लीट ब्लिस की ओर बढ़ते जा रहे हैं, सुखी हैं। और उसके नीचे हैं वर्ल्डली आदमी, इंसान उसी में आते हैं। इंसानों में से ये निकले हैं, ये तो आगे हैं, इनसे है इंसान में पर आगे निकल गए, इनकी ईगो ही खत्म हो गई, ये ठीक चल रहे हैं अपने आप ही। इन्होंने जैसे जीव जंतुओं ने अपनी डोर जो थी वो प्रकृति माँ को संभाली हुई है, इन्होंने परमात्मा को संभाल दी, तो चल रहे हैं ये। अब आदमी जो है वो इंटेलेक्ट है, कभी इधर भी हो जाती है, कभी उधर भी हो जाती है, कमजोर है, अहंकार मन की तरफ होगी गलत हो जाएगा, जमीन की तरफ वो ठीक होएगा, अगर उनसे दूर रहा तो ठीक ठीक होएगा। तो इंसान तो वही है जो अहंकार मन की ओर ना इंटेलेक्ट को ले जाए। सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट रहे, वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की तरह के साथ ना मिले, ये इसलिए बनाया। लेकिन सुख दुख में से गुजरेगा ये इंसान, वर्ल्डली लेवल पर सुख दुख में से, ठीक और गलत में से, इससे ठीक भी होंगे गलत भी, तो सुख भी होगा दुख, क्योंकि इसमें से गुजरेंगे। और ये तड़फ रहे हैं और ये देखते हैं कि हाँ ये आदमी बढ़िया है, आनंद में रहते हैं हरदम, ये इससे दूसरी कैटेगरी को देख रहे हैं जो बह रहे हैं और चाहते हैं हम भी ऐसे ही सुखी रहें। ये सब कुछ होते हुए भी दुखी है और चाहता है उसके बाद कुछ भी नहीं, उससे सुखी रहें। और वो भी देखते हैं कि यार इनको सुख की जरूरत है, ये उलझ गए हैं, ये तो उलझे हुए हैं, तो रुक गए हैं और ये चाहते हैं सुख मिले, तो इनको डायरेक्शन की जरूरत है। इनको डायरेक्शन दी जाए कि इस आत्मा को पकड़ लो, अंदर की जमीर को पकड़ लो, जमीर को पकड़ो, इंटेलेक्ट को भी जमीर की तरफ ले जाओ और जमीर को पकड़ो और उसके मुताबिक चलो, यूनिवर्सल लेवल पर जियो, सर्वत्र के भले पर चलो, आनंद आ जाएगा, रिजल्ट के रूप में आ जाएगा ये। तो ये चाहते हैं, एक कैटेगरी इंसानों के भी जो वर्ल्डली लेवल की है, और ये भी चाहते हैं। तो इंसानों का भला करने के लिए इनसे कुछ चीजें निकलने लग गई, बोल रहे थे, बोल नहीं रहे थे, बता नहीं, निकल रही थी, और जिनसे जो चीजें निकल रही थी इनके भले के लिए, वो ये सुनते रहे, लोग इंसान सुनते रहे और फिर लिख भी लिया। यही मूल ग्रंथ बन गए धर्म के, यही धर्म के मूल ग्रंथ बन गए। जो अध्यात्म था, जहां जो बह रहे हैं, जहां से ये चीज आई है, तो अध्यात्म ही अंदर की चीज है, यूनिवर्सल है, एक है, दो नहीं, एक ही है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, कोई यहां चला गया वैसे ही बहेगा, एक है और सर्वत्र के भले पर इनसे होता है, चलते नहीं, इनसे होता है। और यही चीज इन्होंने इनको दी, वर्ल्डली लेवल के अन आदमियों को दी। ये धर्म बन गया, ये अंदर का ही है, ये भी अंदर का है, यूनिवर्सल एक है, ये सदा रहने वाला, इसीलिए सनातन नाम रखा, सनातन धर्म, सदा रहने वाला। तो यूनिवर्सल तो एक ही चीज होती है और सदा रहती है, तो एक ही है, यूनिवर्सल लेवल है इसका, अंदर की है, सर्वत्र के भरे पर चले। तो ये इन्होंने दी, लेकिन आदमी चालाक बन गया, चालाक था, चालाकी छोड़ी नहीं, इसके ऊपर एक परत चढ़ा दी, कवर चढ़ा दिया इसके ऊपर एक, और जो धर्म था उसको दो भागों में बांट दिया, उसके दो प्रकार बना दिए, धर्म के दो प्रकार बना दिए, एक अंदर का एक बाहर का। अंदर का तो जो उन्होंने दिया ही था, सर्वत्र का भला करो, बाहर का और चढ़ा दिया, वो था रहन सहन और रीति रिवाज का, वो पर चढ़ा दी, और दो हो गए धर्म, अंदर का और बाहर का। कैसे? जैसे एक माला है, 108 उसमें मनके हैं, अब माला तो एक है ना, और मनके तो 108 है ना, पर 108 मनकों के अंदर एक धागा जा रहा है, माला का धागा सब में अंदर है, सबसे अंदर से जा रहा है, वो उससे सबको बांधा हुआ है, वो एक ही है, उससे सबको बांधा हुआ है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख, वो उससे सबको बांधा हुआ है। वो धागा टूट गया सर्वत्र का,
वो आत्मा थी तो आत्मा मर गई तो ये मन के रह गए, ये तो कोर्प्स रह गए, शव रह गए, ये मुर्दा रह गए। ये तो मुर्दा धर्म को उठाए फिर रहे हैं, जिसमें गंदगी आ रही है, जो एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। था तो एक ही, और कोई धर्म चलाने नहीं आया था, उसी एक को ही सामने ठीक तरीके से चलाने के लिए आया था। नया धर्म चलाने नहीं आया था, पर मरने के बाद उनका नाम लगाकर एक और चला दिया। तो ये आदमी ने यहां शरारत की और फिर भी दुखी है, धर्म में भी दुखी रहेगा, क्योंकि वो धर्म तो खत्म हो गया जिसे धर्म कहते हैं। तो एक चीज तो यहां क्लियर हो गई कि ये जो मूल ग्रंथ हैं, इनमें जो चीज दी है वो दी गई है, दीनी दी गई है जो बह रहे थे उन लोगों से, जो अंदर बह रहे थे। और किनको दी है? जो वर्ल्डली लेवल के जो आदमी थे, इंसान थे, जिनको चलना नहीं आ रहा, इनको दी थी। क्यों दी थी? इनको डायरेक्शन ठीक मिल जाए और ये सुखी हो जाए। कैसे दी थी? निकल रही थी, बोल के नहीं दी, तैर के नहीं दी, चल के नहीं दी, निकल रही थी। वही धर्म बन गए। वो जो निकला था वो नोट कर लिया, वो लिखती रूप में धर्म ग्रंथ बन गए, वही धर्म बन गए। उन्हें ही धर्म कह दिया गया, उनके ही धर्म ग्रंथ बन गए। इस तरह एक चीज क्लियर हो गई कि अब ये धर्म ग्रंथ जो है कैसे बने, किसके लिए बने, क्यों बने, इतनी चीज क्लियर हो गई। लेकिन ये जो दो धाराएं थी, एक आदमियों की धाराएं, आम आदमियों की, धर्म आम आदमी के लिए थी, और एक जो वो आगे पहुंचे हुए थे, बह रहे थे अंदर, अपने आप ही अच्छे थे, मन माइंड सब पर कंट्रोल था, शुद्ध था, प्योर था, बह रहे थे। इसी तरह एक कैटेगरी और थी बहने वाली, और वो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी थी, और वो हिंदुस्तान में ही थी, बाहर नहीं थी। उसी के कारण विश्व गुरु बना था हिंदुस्तान, और वो थी हमारे ऋषि और मुनियों की, इनर साइंटिस्ट की, दृष्टा जिसे कहते हैं, जो देख रहे थे सारी सृष्टि को, अंदर से सारी सृष्टि को देख रहे थे। जो वो बहने लगते थे, पर पहले नहीं बह रहे थे, वो तैरते हैं, चलते हैं, फिर बहते। वो कहां से चलते हैं? ये तो भक्ति से चले और सरेंडर कर दिया, प्योर भक्ति थी। ईगो सरेंडर हो गई तो बस ठीक है, अखंड हो गए, खंडित है ही नहीं, अब तो बहेंगे बस, क्योंकि खंडित तो ईगो अहंकार करता है, वो है नहीं। नानक जीवते यहां मर रही है, ऐसा योग कमाई। अब दूसरे कहां से चले? ये जो साइंटिस्ट थे ना, इन्होंने क्या किया, ये इंटेलेक्ट से चले हैं। इंटेलेक्ट से बाहर से चला जाता है। भक्ति से अंदर से चल सकते हो, ये बाहर से चला जाता है। अगर प्योर भक्ति है तो अंदर से चला जाएगा, ये बाहर से चला जाता है। इन्होंने क्या किया, इंटेलेक्ट को प्योरीफाई किया, और जब प्योरीफाई हो गई तो इंट्यूशन में बदल गई। वो 10 टाइम ज्यादा पावरफुल हो गई इंटेलेक्ट से। फिर उसके इनर अवेयरनेस को लेकर के ये अंदर प्रवेश कर गए सबकॉन्शियस में, और वहां पर देखा क्या हो रहा है। दृष्टा और गंदगी थी, उसकी सफाई की, और इसकी भी सफाई हो गई, इंट्यूशन की भी, जो जो अंदर की सबकॉन्शियस के ऊपर के लेवल की हुई, इनकी भी हो गई। अब और ज्यादा जब पूरी तरह सबकॉन्शियस की हो गई तो इंट्यूशन की भी पूरी तरह हो गई, और ये भी ट्रूथ बीइंग कॉन्शियसनेस में बदल गई। अब ट्रूथ बीइंग कॉन्शियसनेस 10 टाइम ज्यादा पावरफुल है इससे, ट्रूथ इंट्यूशन से, यानी कि इंटेलेक्ट से 100 टाइम ज्यादा पावरफुल है। अब वो जो इंट्यूशन से 2 स्फीयर्स इंटेलेक्ट के बाद, हायर स्फीयर्स कॉन्शियसनेस के पार इंट्यूशन से सिर्फ 2 हो सकते हैं, तीसरे में नहीं जा सकती। आगे तो ट्रूथ बीइंग कॉन्शियसनेस जाएगी और समाधि स्टार्ट हो जाती। वहां पर जो है 5 और स्फीयर, वो सारी सृष्टि देखने के, सृष्टि तुम्हारे सामने नाचती रहती है। जो जो तुम कंप्लीट कॉन्शियसनेस की तरफ जाते हो, ये जो प्रकृति है ये अपने आप को खोलती रहती है, अपने भेद तुम्हारे हाथों में देती रहती है। तो छठे में जब तुम पहुंच जाते हो ना स्फीयर में, 7 में तो कंप्लीटनेस है, छठे में पहुंचते हो, वहां तक ये रहता है अहंकार। क्योंकि वहां तक ना रहता तो तुम ये रिसर्च नहीं कर सकते थे, ये इन्वेंशन नहीं कर सकते थे। अहंकार को रहते हुए कर सकते हो। बहना और चीज है, देखना और चीज है,
और साइंस होती, साइंस देख करके ही होती है। यहां छठे में पहुंचकर पार करके अहंकार खत्म होता है और जो फॉल्स सेल्फ था अहंकार, उसकी जगह ट्रू सेल्फ आ जाता है। फिर वो भी बहने लगते हैं, हालांकि उससे पहले भी बह रहे थे पर कंट्रोल्ड वे से बह रहे थे, फिर तो बिल्कुल बहते रहते परमात्मा के हिसाब से। तो उन्होंने क्या किया, उनसे निकली इनर साइंस, इन साइंटिस्टों से निकली इनर साइंस। इसी इनर साइंस का टेक्निकल नाम है योगा साइंस। ये टेक्निकल नाम योगा साइंस है। योग शब्द जो है ना, जितने भी शब्द है ना योग के या संस्कृत के, उनमें उनके मीनिंग उनके अंदर ही है, उनके अंदर से ही निकालने पड़ते हैं। योग का मतलब है ज्वाइन करना, मिलाना। आमतौर से कहते हैं आत्मा को परमात्मा से मिलाना। तो क्या योग आ गया आपको? आपको तो पता नहीं कि आत्मा क्या है, आपको पता नहीं परमात्मा क्या है, कहाँ है आत्मा, कहाँ है परमात्मा, किसको पकड़ोगे, कहाँ पकड़ोगे, कैसे मिलाओगे, रटा हुआ है तो। अरे भाई, जो हम इंटेलेक्ट, योग का मतलब है लिमिटेड इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस टू डेवलप इट टू इट्स कंप्लीटनेस। ये हमारी जो लिमिटेड इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस है, इसको कंप्लीट डेवलप करते कंप्लीटनेस तक पहुंचाना। परमात्मा हमारे तक नहीं आएगा, वो तो अवस्था है, वो तो है सब जगह, हमें वहां तक जाना पड़ेगा। हम वहां तक नहीं जाना चाहते, यहीं पूछना चाहते हैं बैठ के, और यहाँ वो आएगा नहीं। हम माइलस्टोन को उखाड़ के यहाँ ले आए, पूछते रहे तो पहुंच थोड़ी जाएगी। माइलस्टोन तो वही होगा जहां होगा। तो ये उसी तरह है जैसे कि बीज में से वृक्ष को निकालना, ये है योग। तो बीज को में से वृक्ष को कैसे निकाले? हथौड़ी लो, तोड़ो उसे, निकलेगा उसमें से। ऐसे ही करोगे? पर नहीं, ऐसे नहीं होता कभी भी। बीज में से वृक्ष निकालना है तो बीज को बोवो, उसे खाद दो, पानी दो, उसकी रक्षा करो, कीटाणुओं से बचाओ, दूसरी चीजों से बचाओ, उसको बच्चे की तरह पालो, और वो जब थोड़ा सा कली बनेगा, फिर पौधा बनेगा, वो पूरा कंप्लीट वृक्ष बन जाएगा। तो अपने अंदर से इसी तरह निकालो ना, परमात्मा को निकालो इसी तरह। इंटेलेक्ट को इंट्यूशन बनाओ, इंट्यूशन को ट्रूथ बेरिंग कॉन्शियसनेस बनाओ, उसको कंप्लीटनेस तक ले जाओ। ये है आत्मा से परमात्मा मिलाना। तो ये मिलाना पड़ता है ना। तो इन्होंने, जो हमारे ऋषि मुनि थे, इनर साइंटिस्ट थे, इनसे ही ये चीज चली है और कहीं नहीं। सुपर कॉन्शियस स्टेट का तो किसी को पता ही नहीं था वर्ल्ड के अंदर, किसी भी किताब में कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा। अपने आप बहते हुए थोड़ी सी चीज मिल गई होगी, पता नहीं था ये कैसे मिलती। यहाँ साइंस जो थी, और खास करके हिमालय में इसका बहुत विस्तार हुआ। वहां यूनिवर्सिटी थी, 100 साल पहले तक वहां यूनिवर्सिटी थी योग विज्ञान की, प्रकृति विज्ञान की। 20 साल तक वहां ट्रेनिंग दी जाती थी। तो यहां विकास हुआ। तो ये जो साइंस है, इनर साइंस, इसी का टेक्निकल नाम योगा साइंस है। और अगर एक आधी लाइन में ही मैं बताऊं योग विज्ञान क्या है, इनर साइंस क्या है, योग विज्ञान क्या है, तो ये कह सकता हूं योगा साइंस इज ए प्योरिफिकेटरी साइंस ऑफ पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मोरल कंडक्ट्स। सब कुछ आ गया इसमें। ये है योग। ये नहीं है जो फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। हालांकि सब कुछ बाद में बताऊंगा ये क्या होते हैं आसन, क्या नहीं। ये आसन भी नहीं है ये। तो ये जो योगा साइंस, इनर साइंस है ना, ये धर्म की जड़ को सींचने वाली है, धर्म की जड़ को पानी देने वाली है। ये जो इनर साइंस है, योगा साइंस है ना, ये अध्यात्म की जड़ को सींचने वाली है, अध्यात्म की जड़ को पानी देने वाली है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि ये इनर साइंस, योगा साइंस धर्म और अध्यात्म की जड़ को कैसे सींचने वाली है। धर्म की जड़ कहां है, अध्यात्म की जड़ कहां है, और ये कैसे उन्हें सींचती है, ये नेक्स्ट में बताऊंगा। पर इस वक्त मैं एक चीज ये भी क्लियर करना चाहता हूं कि मैं जो कुछ बोल रहा हूं ना, वो द ओनली वन प्लेटफॉर्म किसान मूवमेंट एंड अवेकनिंग। ये किसान मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पर जगाने के लिए अवेकनिंग। क्यों अवेकनिंग? टू चेंज द सिस्टम्स ऑफ द कंट्री, ताकि देश के सिस्टम बदले जाए। ये जर्जर हो गए, ये खत्म हो गए हैं। कोई पार्टी अब इन्हें ठीक नहीं कर सकती। अब नया मकान बनाना पड़ेगा, अब सब कुछ नया बनाना पड़ेगा। और यही किसान, धरती पुत्र ही जाकर पार्लियामेंट असेंबली में यही बनाएंगे। अब
तो यहां जो मैं बोलता हूं ना, वो जगाने के लिए बोलता हूं, और फिर उसे मैं कोरिलेट करता हूं लास्ट में मोदी से, मोदी गवर्नमेंट से और किसान मूवमेंट से। और आज मैं अब कर रहा हूं क्या है, ये जो कर्मों की जो है कैटेगरी, इसमें मोदी और उसकी गवर्नमेंट और उसके सारे साथी ये उस कैटेगरी में आते हैं जो राक्षसी वृत्ति की है, जो अहंकार और मन चलाता है, अहंकार और मन जो चला रहा है, जो पापी पाप करता है, जो जुल्म करता है, अन्याय करता है, बेइंसाफी करता है, झूठ बोलता है, शब्दों से खेलता है, जुमले फेंकता है, झुंझुने बजाता है, ये सारी गलत चीजें आती है इनके अंदर, इस कैटेगरी के अंदर। ये वो कैटेगरी है। और ये भी बता दूं, मोदी और शाह और केजरीवाल ये बड़े, इनसे बड़ा कोई खुदगर्ज, धोखेबाज, कनिंग, शातिर शैतान नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखो, मोदी और शाह ये तो ऐसे आदमी हैं कि अगर इनसे कोई गलत काम हो गया, भारतीय जनता पार्टी से कोई गलत काम हो गया, या इलेक्शन आने वाले हैं, तो ये तो कहीं भी कोई दंगा करा कर लोगों को मार कर लाश के ऊपर भी अपनी कुर्सी को रखना चाहेंगे उनके नाम पर। ये तो सब कुछ कर सकते हैं उसके लिए, ईवीएम मशीन को भी खराब करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कहां प्रजातंत्र? अरे किसी को भी बटन को दबाओ और बजाय भारतीय जनता पार्टी को, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने तो इंतजाम कराया सारा। तो एक तो ये चीज याद रखो कि तीन जो है ना, ये केजरीवाल भी वो ऐसा ही है, पर ये जितने ऊपर हैं उतने नीचे हैं मोदी और शाह। केजरीवाल बानिया टाइप है, बिजनेस टाइप है आदमी है, वो कनिंग ज्यादा है, वो ऊपर जितना है 3 गुना नीचे जमीन में है, इसलिए उसकी चीज का पता नहीं लगने देता। ऊपर से कुछ कर रहा है, नीचे इसका पता भी लग जाता है। मोदी शाह का पता लग जाएगा ये क्या करना चाहते हैं, उसका नहीं पता लगेगा। जो कॉन्फ्रेंसेज हुई लंदन में भी हुई, उन्होंने बताया 2015 में इसने भी, केजरीवाल ने भी ईवीएम मशीन को हैक करके जीता था। ये सारी दुनिया हैरान थी, काम तो क्या नहीं, कैसे जीत गया। और याद होगा आपको, जब ये चीफ मिनिस्टर बना दिल्ली का, तो सड़क के ऊपर, नई दिल्ली की सड़क के ऊपर बैठ गया था और इसने आवाज देकर सबको पुकारा था कि मिलिट्री, पैरामिलिट्री, सभी फोर्स से अपनी पेटी को हटाओ और मेरे साथ आगे बैठ जाओ। तो ये तो विद्रोह की निशानी है। और चीफ मिनिस्टर ये था। जब देखा कोई इसके पीछे नहीं लग रहा, तो एक रात तो सोया, फिर वहां से हट गया कि कोई पीछे नहीं लग रहा। इसको फंडिंग कहां से हो रही है? आप इंक्वायरी कर लो, टेररिस्टों से इसके संबंध जुड़ेंगे। संजय वहां क्यों गया था विदेशों में पैसे लेने के लिए, और संजय को क्यों इसने यहां एमपी बनाया? अरे भाई, केजरीवाल को तो पैसे से ताल्लुक है, और इस पैसे की इसको एक बीमारी है। नहीं तो ये भी अच्छी नौकरी पर था, इसकी मिसेज भी अच्छी नौकरी थी, कमी तो, पर पैसा सबसे ज्यादा गंदी जो बिजनेस है वो तो पॉलिटिक्स है। यहां तो करना ही कुछ नहीं पड़ता, यहां तो एक टिकट दो, 3 करोड़ रुपए ले लो उससे। अरे वो हारे चाहे जीते, तुम्हें तो 3 मिल जाएंगे, तो बेचते रहो। ये तो इसीलिए आया है, ये सिर्फ इसीलिए आया है। और इतना शैतान है कि इसने अपने आदमी इन सब ने एंटर करा दिए, भारतीय जनता पार्टी ने भी अंदर एंटर करा दिए आंदोलन के अंदर। और इसने तो साफ शब्दों में कह दिया है केजरीवाल ने कि अपनी टोपी आपकी उतार दो ताकि कोई पहचान ना सके, अंदर चले जाओ और लीडर भी बन जाओ और मेरे लिए रास्ता बनाओ, मेरे लिए रास्ता बनाओ केजरीवाल के लिए, ताकि हम उंगली पकड़े पंजाब की, फिर पंजाब को पकड़ लें और उसको लूटे, फिर पाकिस्तान को बेच दें। यही काम कर सकता है, ये पता भी नहीं लगेगा, कर जाएगा। अरे इसके साथ जितने भी अच्छे अच्छे थे सबको क्यों निकाल दिया? क्योंकि वो बड़ी लाइनें थी, ने सोचा रहे मेरी लाइन नजर नहीं आ रही, सबको निकाल दिया ताकि मेरी लाइन बड़ी रहे। ये कर सकते, तुम नहीं सोच सकते, वो ये कर सकता है। ये ज्यादा शैतान है। तो तीनों ही बहुत ज्यादा शैतान है ये। और याद रखना, ईवीएम मशीन को हटाना पड़ेगा, इनमें ही इनकी जीत है, ये हटाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता भी नहीं है। अब ये तो है इस कैटेगरी की बात, यानी कि मोदी उसकी गवर्नमेंट की बात, पॉलिटिशियंस की बात। दूसरी तरफ है किसान।
अरे किसान तो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो इंसाफ मांग रहे हैं, उन पर जुल्म हो रहा है, वो इंसाफ मांग रहे हैं, वो तो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, वो तो अपनी होंद के लिए लड़ रहे हैं कि हमसे बेइंसाफी क्यों कर रहे हो। जब उनकी बात नहीं सुनी तो 3 महीने तक उनके काले कानून वापस नहीं ले रही है, और मिनिमम जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, उसका कानून नहीं बना रहे। जब 3-4 महीने तक पंजाब में ये जागे हुए थे, उठे, आंदोलन किया, नहीं सुना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ भी नहीं सुना, तो फिर घेरने के लिए ये पहुंचे थे दिल्ली। ऐसे थोड़ी गए थे, और रास्ते में जुल्म भी खूब हुए, लेकिन फिर भी पहुंच गए। ये कौम जो है ना, जागी हुई कौम है, और ये मार्शल कौम है। मत इनकी ऊपर होती है, मन नीचे होता है, और ये सभी अरदास के अंदर ये सुनते हैं, कहते हैं, बोलते हैं, जानते हैं, चलते हैं। इनकी जो नींव है ना, वो कुर्बानी के ऊपर है, और दुनिया में सबसे ज्यादा कुर्बानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने दी, और सारे सिख जो है ना, ये खालसा कुर्बानियों से इनका इतिहास भरा पड़ा। ये तेरा भाना मीठा लागे, चाहे तू तथी तभी पर बैठा दे, चाहे तू यहां बैठा दे, तेरा भाना मीठा, सर्वत के भले पर चलते हैं और मिलकर के खाते हैं, लंगर चलाते हैं। जहां भी जुल्म हुआ ये उठ जाते हैं और कहते हैं राज करेगा खालसा आकी रहे न को। जो खालस प्योर आदमी है, अच्छे आदमी, वो राज करेंगे, पापी नहीं करेंगे। आकी पापी जालिम नहीं करेंगे, और ये डट जाते, पीछे नहीं हटते, ये डट जाते हैं। पुरजा पुरजा कटमरों कभी ना छाड़ूं खेत, पीछे नहीं हटते ये। और मैं एक चीज आपको और कहना चाहता हूं, ये जो आंदोलन है ना, ये जो आंदोलन है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लाई, ये कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं लाए। ये तो प्रकृति ने, परमात्मा ने देखा कि किसी से कुछ भी नहीं हो रहा, करना चाहिए, तो उसने भेजा है। ये आंदोलन को तो केजरीवाल ने खत्म कर दिया था, कत्ल करके ही कुर्सी पर बैठा है। और जब भी जाके हम किसी को कहते हैं कि लोगों को जगाएंगे, आंदोलन चलाएंगे, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब कहां आंदोलन चलेगा, कोई केजरीवाल आ जाएगा। तो ये तो प्रकृति, परमात्मा ने भेज दिया है। जागो, देखो किसने भेजा है। और ये भी याद रखना, मोदी की नाक की लड़ाई जो बनाई है, मोदी को दुर्योधन बनाकर नाक की लड़ाई बनाई है, और RSS को जो अंधा धृतराष्ट्र बनाया, ये भी प्रकृति और परमात्मा ने बनाया। सारे इंतजाम तो ऊपर से हो रहे हैं। ये तुमने करना होता तो पहले कर लेते। जब देखा प्रकृति ने कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो तो करती है, फिर समय कर देता है। ये चीजें, इंतजाम तो सारे होते हैं। लास्ट में मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये जो लीडर्स हैं ना, जो लीडर्स हैं किसान मूवमेंट के, उनको कि भाई एक चीज का पूरी तरह ख्याल रखना, कोई धोखेबाज, खुदगर्ज, मोदी, शाह, केजरीवाल, बादल, ये कोई तुम्हारे एंटर ना कर जाए, तुम्हारी स्टेज पर ना बैठ जाएं, तुम्हारे आंदोलन में ना जाएं। और याद रखना, ये एंटर कर भी रहे हैं, कर भी गएंगे और करेंगे, ये हटेंगे नहीं। इनको कोई जमीन नहीं मिल रही, ये नहीं हटेंगे। ये तो तुम्हारे वोटों की तरफ देख रहे हैं। इसलिए ओपनली कह दिया है केजरीवाल ने तो अपने आदमियों से, आप पार्टी से, अरे टोपी को हटा दो, आपकी टोपी को हटा दो, फिर तुम आपके नहीं लगोगे, अंदर एंटर कर जाओ मूवमेंट में, तो मेरे लिए रास्ता बनाओ, ताकि मैं उंगली पकड़ू पंजाब की, पंजाब को लूटूं और फिर पाकिस्तान को बेचूं। इसकी इंक्वायरी करो, टेररिस्टों से इसके लिंक निकलेंगे, उनके फंड को चेक करो, निकलेंगे। पर फंड जो इसका भी चेक कर लेना, बीजेपी का भी, जो सबसे खतरनाक रूप ले चुका है। अब जो है, एक चीज मैं और कहना चाहता हूं इन्हीं नेताओं को जो किसान मूवमेंट के हैं, ईवीएम मशीन को ये मुद्दा बना लो। जैसे पहले 2 मुद्दे हैं, 3 कानूनों को हटाना, मिनिमम सेलिंग प्राइस के लिए कानून बनाना, और तीसरा मुद्दा ईवीएम मशीन को इलेक्शन में यूज नहीं करना, हटाना। इसको इसके साथ मिला लो। अलग आंदोलन चलाओगे, टाइम लगेगा, इसी के साथ मिला लो। ये कोई भी नहीं मानेंगे, इससे वो बदल लेना आप। लेकिन इनको हराना है तो ये मुद्दा बनाओ, नहीं तो इनको हरा नहीं सकोगे, और ये कानून कोई बदलेगा नहीं। इनको हराना है, ये मुद्दा बना लो, इनके साथ ही मुद्दा बनाओ, इसका, इसी आंदोलन का मुद्दा बनाओ।
और सबसे ज्यादा जोर ही इस पर दो, क्योंकि इनकी जो जीत है ना वो इसके फार्मूले में है, इसके अंदर जो भरा पड़ा है। इनको कहते हैं खराब हो गई मशीन। खराब नहीं हुई, वो सेटिंग की हुई है, इन्होंने अपने लिए सेटिंग की है। जब भी कोई मशीन पकड़ी जाएगी, दबाओगे तो वोट जो भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगा, क्योंकि इन्होंने सेटिंग ऐसे की हुई है कि कोई दबाए उसी को जाएगा। लेकिन सोच समझ कर कि 100 की नहीं कर देगा, कभी कभी कोई 20 के बाद, कोई 10 के बाद, कोई 15 के बाद, उस हिसाब से किया हुआ इन्होंने। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं पब्लिक को, जनता को, कि भाई ये जो लड़ाई चल रही है, मूवमेंट है ना जो किसानों की, ये जो है झूठ के खिलाफ सच्चाई की लड़ाई, मोदी के खिलाफ किसानों की लड़ाई, झूठ के खिलाफ सच्चाई की लड़ाई है, जुल्म के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई। निकलाओ, जागो, इकट्ठे हो जाओ और पूरी ताकत के साथ किसानों का साथ दो। आ जाओ सड़कों पर, किसानों का साथ दो सच्चाई के लिए। और आखिर में मैं लास्ट में मैं मोदी को कुछ कहना चाहता हूं, पर नहीं, मैं कहना नहीं चाहता, मैं मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूं। असल में मैं मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इसने जो ये है, जो मुद्दे हैं किसानों के मूवमेंट के, उनको नाक की लड़ाई बना लिया दुर्योधन बनकर। ये बहुत अच्छा किया इसने, नाक की लड़ाई बना ली इनकी मूवमेंट के मुद्दे को। ये बहुत अच्छा किया तूने। तू ओबे कर रहा है प्रकृति और परमात्मा को। वो भी यही चाहते हैं कि एक दुर्योधन पैदा हो जाए, ताकि यहां कोई महाभारत हो जाए, कहानी ठीक हो जाए। और कोई रास्ता नहीं ना सिस्टम देश के बदलने का, उसका यही रास्ता निकाला, तुझे दुर्योधन बनाना है, आरएसएस को धृतराष्ट्र बनाना है, बना दिया। ओबीडेंट हो तुम। पर एक काम और करो, तुम 36 इंच की जो लड़ाई अपनी छाती है ना, इसको 72 इंच बढ़ाओ और ताकत ज्यादा से ज्यादा अपनी बढ़ाओ, क्योंकि जितनी ज्यादा तुम्हारी ताकत बढ़ेगी ना, उतनी ताकत किसान के आंदोलन की मूवमेंट की बढ़ेगी, किसान के मूवमेंट की आंदोलन की बढ़ेगी, उतने ही ज्यादा ये ज्यादा मजबूत होगा। इसलिए मैं कहता हूं तुम बढ़ाओ ना, बेहतर कर लो ताकि इनकी बढ़े, क्योंकि तुम्हारी ताकत तो तुम्हारे हाथ में यूज नहीं हो सकती। वो मिलिट्री है, पुलिस है, तुम्हारे हाथ की नहीं है, ये देश की है, लेकिन इनकी तो असली ताकत होगी। और दूसरी ये कहता हूं कि आप जो चल रहे हो ना, जिधर कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे हो, महाभारत की ओर जा रहे हो, अरे तेजी से चलो और जल्दी चलो, ताकि तुम वहां पहुंच जाओ और वहां फैसला हो जाए, क्योंकि सभी पार्टियां हटा करके ही सिस्टम ठीक हो सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए तुम बढ़े चलो, तुम आगे आगे जा रहे हो, हम तुम्हारे पीछे पीछे जा रहे हैं, वहां पर फैसला हो जाएगा, प्रकृति ने वही फैसला करना है। फ्रेंड्स, हमारा जो है नारा है वसुधा एव कुटुंबकम, सारी धरती ही हमारा परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वत्र का भला हो। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो और सभी इकट्ठे हो जाओ, जागो, इकट्ठे हो जाओ, जगाओ लोगों को, इकट्ठा करो। थैंक्स।